धारा 14 तक पढ़ चुके हैं। अब हम धारा 15 को प्रारंभ करेंगे। धारा 15 जो है वो है मिथ्या घोषणा करना। यानी मिथ्या घोषणा करना कैसे है? यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण, शुद्धि या किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या वर्जित किए जाने के संबंध में, यानी कि किसी निर्वाचक नामावली है उसमें तैयारी, पुनरीक्षण या कुछ शुद्धिकरण हो रहा है या फिर उसमें सम्मिलित किया जा रहा है किसी को या अपवर्जित किया जा रहा है, तो ऐसे संबंध में अगर कोई घोषणा लिखित रूप में करता है जो मिथ्या है, यानी कि झूठी है और झूठी होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वैसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो 2,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। यानी कि अगर कोई मिथ्या घोषणा करता है, कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली में जिसको सम्मिलित किया जा रहा है या अपवर्जित किया जा रहा है या उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है, इस संबंध में अगर कोई व्यक्ति झूठी घोषणा करता है तो उसे 1 वर्ष की तो सज़ा का प्रावधान है, कम से कम 1 वर्ष की सज़ा होगी, और 2,000 से लेकर 5,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि अगर मिथ्या घोषणा करता है तो मिथ्या घोषणा कौन से में है? धारा 15 में है। अब है धारा 16, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। यानी एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से जो ये पद देगी। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? वो राज्य सरकार के परामर्श करेगा, उसके बाद इसे इस पद पर पदावेद किया जाएगा। तो वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहेगा। यानी राज्य निर्वाचन आयोग उसका अधीक्षण भी करेगा, निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्य क्या होगा कि एक तो वो निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा। यानी निर्वाचक नामावली है उसकी तैयारी, उसका द्वारा से निरीक्षण करना है या उसका शुद्धिकरण करना है, उसका पर्यवेक्षण करेगा। वो जो राज्य में जो सभी निर्वाचन किए जा रहे हैं, इस अधिनियम के अधीन जो भी निर्वाचन किए जा रहे हैं उनका संचालन करेगा, संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। और ऐसी अन्य कोई शक्ति या कृत्य उसे सौंपे जाते हैं तो उसका जो जिसका राज्य निर्वाचन आयोग उसको निर्देश देगा वो भी वो करेगा। यानी कि एक तो निर्वाचक नामावली में पुनरीक्षण या कोई शुद्धिकरण होता है तो उसके बारे में, दूसरा अगर अधिनियम के अधीन निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा, और तीसरा वो है कोई भी शक्ति या कृत्य उसे दिए जाते हैं उसका वो उसके संबंध में वो निर्देश देगा। अब है जिला निर्वाचन अधिकारी। धारा 17 है जिला निर्वाचन अधिकारी। तो राज्य में प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी को नाम निर्दिष्ट करेगा जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा। यानी कि हर जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? वो राज्य सरकार से परामर्श लेगा, राज्य सरकार से परामर्श के बाद एक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा। और जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? वो राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अधिकारी होगा। यानी वो राज्य सरकार का अधिकारी होना चाहिए। परंतु राज्य निर्वाचन आयोग है किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे अधिकारी भी नाम निर्दिष्ट कर सकता है। जब आयोग का ऐसा समाधान हो जाता है, ऐसा लगता है उसे ऐसा कि एक अधिकारी द्वारा अच्छी तरह से जो पालन नहीं किया जा रहा है कृत्यों का, और उसे दिक्कत आ रही है, कोई मतलब परेशानी हो रही है, तो वो 2 अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। जहाँ किसी जिले के लिए उपधारा 1 के परंतु के अधीन रहते हुए यदि एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी पदावेद नामनिर्दिष्ट किए जाए, वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग उस आदेश में जिससे जिला निर्वाचन अधिकारी पदावेद नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे वो क्षेत्र भी निर्दिष्ट करेगा जिसके बारे में ऐसा प्रत्येक अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करेगा। यानी कि अगर किसी जिले में एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं तो जो उस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग है वो उनकी सीमाएं भी बताएगा कि वो किस क्षेत्र में कार्य करेंगे और कितनी अधिकारिता का वो प्रयोग करेंगे। यानी कि एक तो वो क्षेत्र बताएगा और दूसरी उसका अधिकारिता का किस क्षेत्र में करना है और कितनी सीमाएं भी बताएगा वो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में
एक जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर जिले की नगर पालिकाओं में निर्वाचनों के संचालन के समय सभी कार्यों को समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। यानी कि नगर पालिकाओं का जो निर्वाचन हो रहा है उसके संचालन के संबंध में जो भी समन्वय और पर्यवेक्षण है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन रहेगा। ये जिला निर्वाचन अधिकारी वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा और इसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसे सौंपे जाएँ। यानी राज्य निर्वाचन आयोग है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, वो कोई भी कार्य अगर कोई अन्य कर्तव्य भी सौंपते हैं उसे जिला निर्वाचन अधिकारी को तो वो भी उसे करना होगा। धारा 18 क्या है, स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध कराया जाना। यानी कि राज्य में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किए जाने पर किसी भी निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएंगे जो निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संबद्ध किसी कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो। यानी कि निर्वाचक नामावली तैयार करनी है और जो पुनरीक्षण करना है उसके लिए अगर उसे कर्मचारियों की ज़रूरत है तो राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी अगर ऐसे ही अपेक्षा कर रहा है तो या फिर अपेक्षित किया किसी भी निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी है उसको कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। और वो कर्मचारी कौन उपलब्ध करवाएगा, वो उपलब्ध करवाएगा स्थानीय प्राधिकारी। यानी राज्य में का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी यानी वहाँ का स्थान में उसके स्थानीय प्राधिकारी है जो भी वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अगर ऐसी अपेक्षा करता है कि कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएँ तो वो उपलब्ध करवाएगा। अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसी अपेक्षा करता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाए तो वो फिर जो कि कोई कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हैं तो धारा 2 जो उपधारा 3 में जो वरिष्ठ अधिकारी है यानी कि जो स्थानीय प्राधिकारी है वो मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर को भी कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए निम्न प्राधिकारी होंगे। एक तो प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी होगा, कोई भी अन्य संस्था और समुत्थान उपक्रम जो किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराएगी निधियों द्वारा पूर्णतः सार्थक वित्त पोषित हो। यानी कि कौन कौन से, एक तो स्थानीय प्राधिकारी जो होंगे वो कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे और कौन कौन से करवाएंगे, जो एक तो राज्य सरकार का उपक्रम होना चाहिए या उसके अधीन स्थापित राज्य का नियंत्रित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपलब्ध। यानी कोई किसी संस्था को अगर राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दे रही है यानी वित्त पोषण कर रही है किसी संस्था का तो वह संस्था भी कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। यानी कि स्थानीय प्राधिकरण है वो तो करवाएंगे ही, इसके अलावा अगर कोई संस्था है जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है तो वो भी उपलब्ध करवाएंगे। धारा 19 क्या है, अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझाया जाना। यानी निर्वाचक नामावली की तैयारी कर रहे हैं, पुनरीक्षण कर रहे हैं या शुद्धिकरण कर रहे हैं तो इस संबंध में जो भी अधिकारी के कर्मचारी लगे हुए हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। और ऐसे कालावधि के दौरान इस समय जब वो काम कर रहे होंगे तब वो राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होंगे। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग उनको नियंत्रित करेगा उस समय। धारा 20 है वो निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संसक्त पति कर्तव्यों का भंग है। यानी कि निर्वाचक नामावली तैयार करनी है। अब कोई अगर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क्या करता है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, पति कर्तव्य को भंग कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या क्या उसे सज़ा दी जा सकती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो एक तो उसके अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो एक तो उसे कारावास दिया जाएगा जो 3 मास से कम नहीं होगा। यानी कारावास तो कितना होगा, 3 मास, जिससे कम नहीं होगा। और 2 वर्ष तक का हो सकता है वो कारावास, या फिर जुर्माना लगाया जाएगा जो 1000 से कम नहीं होगा और जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों। यानी कि क्या क्या हो सकता है कि 3 माह से लेके 2 वर्ष तक का तो कारावास हो सकता है और 1000 से लेके 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों की चीज़ हो सकती हैं। अगर निर्वाचक नामावली तैयार करने में कोई व्यक्ति अगर थोड़ी बहुत भी
वो करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और दोष सिद्धि हो जाती है तो उस संबंध में ये किया जाएगा। हाँ, ये उस पे लगा दिए जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कार्य नहीं करता है वो तो इसके लिए कोई वाद नहीं किया जाएगा या उसके ऊपर कोई विधिक कार्रवाई वैसे नहीं की जाएगी। और जब तक कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा या फिर उसके प्राधिकार के अधीन कोई शिकायत न हो, यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी या उसका कोई उसके जो आदेश या तो वो आदेश दे या फिर उसका कोई प्राधिकारी है वो ही कोई शिकायत ना करे, तब तक न्यायालय है वो दंडनीय अपराध किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। यानी न्यायालय इसमें संज्ञान नहीं लेगा। यानी पहली कंडीशन में, यानी निर्वाचक नामावली में अगर कोई कर्मचारी सही ढंग से काम नहीं करता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में न्याय जब तक कि वो शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से नहीं मिलती है या फिर कोई प्राधिकारी शिकायत नहीं करता है, तब तक वो अपराध का संज्ञान न्यायालय नहीं ले सकता है। धारा 21 है सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति, यानी कि सदस्य कौन व्यक्ति हो सकता है इस संबंध में धारा 21। तो पहले तो ये है कि धारा 6 और 24 में जो इस संबंध में व्यक्ति जो उपबंध दिए गए हैं उसके अधीन रहना है। नगर पालिका में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, यानी कि अगर कोई सीट SC, ST या OBC के लिए आरक्षित है तो वो उसी जाति का होना चाहिए। पहली बात तो ये है, उसी वर्ग का होना चाहिए। और नगरपालिका के जिस वार्ड के लिए वो खड़ा हो रहा है उस वार्ड के लिए निर्वाचक ना हो। यानी कि वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए, उसमें वार्ड में निर्वाचक होगा तभी वो उस वार्ड से खड़ा हो सकता है, जब तो उसे उस वार्ड से वो निर्वाचित हो सकता है। वो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो उसे उसी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए। दूसरा, अगर SC, ST या OBC, SC, ST या OBC की कोई सीट है तो इसी वर्ग का होना चाहिए, वो सेम वर्ग का होना चाहिए। दूसरा ये है कि किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान के मामले में ऐसा व्यक्ति महिला ना हो और नगरपालिका किसी वार्ड के लिए निर्वाचक ना हो। यानी कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है, जब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक योग्य नहीं होगा, वो कब तक योग्य नहीं होगा, अगर महिला के लिए आरक्षित स्थान है तो वो महिला होनी चाहिए और किस वार्ड जिसके लिए वो जिस वार्ड के लिए वो प्रतिनिधित्व करने वाला है उसका निर्वाचक भी होना चाहिए। अगर कोई SC, ST या पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित है कोई सीट, तो ऐसी दिशा में वो इन वर्गों का तो होना ही चाहिए, इसके अलावा उसे महिला भी होना चाहिए और वार्ड का निर्वाचक भी होना चाहिए और महिला भी होना चाहिए, तभी वो उस वार्ड से लड़ सकता है। दूसरी कंडीशन ये है किसी अन्य स्थान की दशा में वो व्यक्ति नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए कोई निर्वाचक ना हो। यानी कि अगर किसी अन्य स्थान मतलब अन्य स्थान की दिशा में ये है कि वो अगर निर्वाचक नहीं है तो वो इलेक्ट हो ही नहीं सकता है। निर्वाचक होने के लिए इलेक्ट होने के लिए निर्वाचक होना ज़रूरी है। एक है अपना चाहे स्थान आरक्षित है या नहीं, दोनों ही मामलों में उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यानी कि स्थान चाहे आरक्षित है या आरक्षित नहीं है, आयु के मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी। आरक्षण हो या आरक्षित नहीं हो सीट, दोनों ही कंडीशन में एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। धारा 21 का है कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता। यानी कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे जिसमें निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता ज़रूरी है। यानी कि क्या क्या है, कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वो 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु का ना हो।
यदि किसी नगरपालिका में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक में से 2 से अधिक स्थान इस धारा के अधीन अवतारित नहीं किए जाएंगे। यानी कि अधिनियम में अन्य विधि के किसी उपबंध में अगर कोई प्रतिकूल बात भी है, कुछ स्थान ऐसे हैं जिनके लिए विशेष अर्हता चाहिए, तो उस कंडीशन में यानी कि जहाँ किसी नगरपालिका में SC, ST, पिछड़े वर्ग या महिलाओं में से किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 3 या 3 से कम है, तो वहाँ जातियों, जनजातीय वर्गों तथा महिलाओं में से केवल एक स्थान इस धारा के अधीन अवतारित किया जाएगा। यानी कि जहाँ विशेष परिस्थिति, जहाँ विशेष वो चाहिए, निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता चाहिए, तो ऐसे स्थान कितने किए जाएंगे? तो जहाँ अगर 3 या 3 से कम सीटें, आरक्षित स्थानों की संख्या 3 या 3 से कम सीट हैं SC, ST, OBC महिलाओं की, तो वहाँ केवल एक स्थान इस विशेष स्थानों इसमें से अवधारित किया जाएगा। जहाँ अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 या 5 से कम हो, वहाँ ऐसे स्थानों केवल एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा। यानी अनारक्षित स्थान है वो भी 5 या 5 से कम है, तो वहाँ भी एक सीट ऐसी रखी जाएगी। जहाँ किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 से अधिक हो, वहाँ ऐसे 5 स्थानों के प्रत्येक खंड में से एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा और 5 से कम स्थानों के किसी भाग को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि जहाँ किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 से अधिक है, तो वहाँ ऐसे स्थानों के प्रत्येक खंड में एक स्थान, तो 5 के लिए, प्रत्येक 5 के लिए एक स्थान, यानी प्रत्येक 5 अनारक्षित सीटों के लिए एक स्थान रिजर्व रहेगा। तो अगर 5 से ज़्यादा हो जाता है और पूरा 5 नहीं हो पा रहा है, तो उन स्थानों को छोड़ दिया जाएगा। क्या है? अब धारा 22, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निबंधन। यानी कि अगर एक से अधिक वार्ड के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है तो उस पर रोक रहेगी, एक से अधिक वार्ड के लिए कोई निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। यानी अगर नामांकन दाखिल कर भी देता है वो एक से अधिक वार्डों के लिए, तो वो एक स्थान को छोड़ के सभी स्थानों की अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा, और ऐसा वो 3 बजे से पहले करेगा। अंतिम तारीख जो है उसके 3 बजे से पहले अपने एक स्थान से, जो दूसरे स्थान से है, वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा। अगर वो ऐसा करने में विफल रहता है तो ऐसा समझाया जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यानी कि मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से निर्वाचन लड़ने के लिए क्या करता है, अप्लाई कर देता है, तो इस कंडीशन में उसे सभी स्थानों से, यानी एक स्थान को छोड़ के बाकी के सभी स्थानों से वो लेनी होगी, अपनी वापस लेनी होगी, नामांकन दाखिल वापस लेना होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, अपना लास्ट दिनांक जो अंतिम तारीख है उसके 3 बजे से पहले लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाता है वो, तो उसकी सभी स्थानों पर अपनी जो उसकी उम्मीदवारी वापस मानी जाएगी, यानी कि वो रिजेक्ट हो जाएगा उसका फॉर्म, और वो किसी भी वार्ड से निर्वाचित नहीं हो पाएगा। धारा 23 जो है, यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन। यानी कि अगर अधिसूचना जिस दिन प्रारंभ हुई है, प्रकाशित हुई है, और जिससे निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, इस जो पीरियड टाइम है, यानी अधिसूचना के प्रकाशन से और निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरे होने तक जो उम्मीदवार हैं उनको जो इनका उपयोग करना होगा, कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर और बैनर, इनका उपयोग वो निर्बंधन के अधीन ही करेंगे। यानी कि जो उन पर शर्तें थोपी गई हैं, जो शर्तें हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनके तहत ही उन्हें इनका उपयोग करना होगा, इनके नियमों से इतर नहीं कर सकते हैं। यदि वो ऐसा इसमें इस कंडीशन में यदि वो जो उम्मीदवार है वो इसका उल्लंघन करता है, तो इस कंडीशन में 2000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगा दिया जाएगा। अब अगर वो दंडित हो जाता है कोई व्यक्ति, तो राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से वो नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए
आदेश की तारीख से 6 वर्ष तक का क्या किया जाएगा, वो निर्धारित कर दिया जाएगा। यानी 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि कोई उम्मीदवार अगर इनका जो पालन नहीं करता है वो, और पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग और बैनर है, वो जो भी नियम बनाए गए उनके तहत नहीं करता है वो, तो उसे 2,000 रुपये का पहली बात तो उस पर उल्लंघन किया जाएगा और उसमें जुर्माना लगाया जाएगा 2,000 रुपये का। और अगर दंडित हो जाता है कोई व्यक्ति इस कंडीशन में, तो दंडित व्यक्ति को नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए वो योग्य नहीं रहेगा, और वो योग्य जब तक नहीं रहेगा, आदेश की तारीख से 6 वर्ष तक योग्य नहीं रहेगा। लेकिन निर्वाचन आयोग के ऊपर ये है, ये निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, बाद में किसी आदेश द्वारा उस निर्णयता को हटा सकता है या फिर उसकी कालावधि को कम कर सकता है। यानी कि 6 वर्ष की सज़ा जो उसे हुई है, 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो उसकी जो इस निर्णयता है उसको हटा सकता है। यानी कि वो 6 वर्ष से पहले भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है निर्वाचन आयोग पर। इस कंडीशन में क्या है कि कोई भी अपराध करता है जो उपधारा 2 में, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो प्राधिकृत अधिकारी है वो जब तक परिवाद या परिवाद नहीं करेगा तब तक उस पर आयोग कोई संज्ञान, न्यायालय कोई संज्ञान नहीं लेगा। यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी अधिकारी को प्राधिकृत किया हुआ है, तो वो अगर परिवाद नहीं करता है तो न्यायालय इसका संज्ञान नहीं ले सकता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है। मतलब ये कोई व्यक्ति ने ऐसा कोई किया है कि वो 2 या 2 से अधिक यानी ध्वनि विस्तारकों आदि का उपयोग अगर वो कर रहा है, वो नियमों के अधीन होकर नहीं कर रहा है, तो ऐसा आदि कोई न्यायालय इस संबंध में वो नहीं कर पाएगा। धारा 24 है सदस्यों के लिए साधारण निर्णय। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है किसी न्यायालय में, या 6 माह से अधिक के कारावास से दंडित किया गया है, तो वो नगरपालिका सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। तो यानी कोई सिद्ध दोष ठहराया गया है, 6 महीने से अधिक का दंड दिया गया है, यह इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष ठहराया गया है, या फिर न्यायालय के जिसने अपराध का संज्ञान किया हो उससे विरुद्ध 5 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विचित कर दिए हों, विचाराधीन हो। यानी कि 5 साल से अधिक का उस पर कारावास से दंड दे दिया गया हो और वो मामला विचार में चल रहा हो। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 केंद्रीय नियम संख्या के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, या फिर 1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2 है कि धारा 110 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया गया है और ऐसा आदेश उल्टा नहीं जाता है, तो वो अक्षम रहेगा, वो सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाएगा। या फिर कोई अपचार की वजह से राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या केंद्र सरकार की सेवा से पदच्युत कर दिया गया है, तो वो निर्वाचक नहीं हो सकता है, निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। या फिर कोई वृत्ति या व्यवसाय में रहा है कोई व्यक्ति और उसको व्यवसाय करने से विवर्जित कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी वो सदस्य नहीं चुना जाएगा। या फिर कोई वो लाभ का पद धारण करता है, उस कंडीशन में भी वो सदस्य नहीं चुना जाएगा। या धारा 35 से धारा 41 के अधीन निर्धारित हो तभी वो सदस्य नहीं चुना जाएगा। जैसे राजस्थान विधानसभा के निर्वाचनों के लिए जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए एमएलए के लिए,
लेकिन अगर ये इसमें क्या है कि नगर पालिका में किसी भी व्यक्ति ने यदि 21 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है तो वो निर्वाचित नहीं होगा, यानी 21 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है तो वो चुना जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति है वो राज्य सरकार के अंशकाल या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन अगर वो कोई वैतनिक अंशकालिक नियुक्ति धारण करता है तो इस कंडीशन में भी वो निर्वाचित हो जाएगा, यानी वो नहीं चुना जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी निगम, निकाय, उद्यम या सरकारी सोसाइटी राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित या पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषितों के अधीन कोई वैतनिक अंशकालिक नियुक्ति धारण करता है तो या अनुचित दिवालिया हो उस कंडीशन में, या फिर कोई न्यायालय द्वारा विकृचित न्याय निर्णीत कर दिया गया हो, विकृचित कर दिया बता दिया गया हो उस कंडीशन में। अगर कोई नगर पालिका की कोई संविदा है उसमें वो अपने नाम से या कोई परिवार के सदस्य के नाम से अगर कोई हित रखता है, हिस्सा या हित रखता है तो उस कंडीशन में उसे निर्वाचित कर दिया जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति अगर निर्वाचित हो गया है और उस पीरियड में ही वो नगर पालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा है तो वो निर्वाचित कर दिया जाएगा। या नगर पालिका की ओर से अगर वैतनिक विधि व्यवसायी है तो भी वो निर्वाचित कर दिया जाएगा। 2 से अधिक संतान है तब भी कर दिया जाएगा। यदि 2 से अधिक वर्षों से कोई भी नगर पालिका शुद्ध की बकाया हो या उसके विरुद्ध वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, या फिर नगर पालिका की संपत्ति या निधि का दुरुपयोग हुआ हो और ये जो सब नियरताएँ हैं वो मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेंगी। यानी कारावास से मुक्त हो गया है कोई व्यक्ति तो उसके 6 वर्ष के पश्चात ये प्रवृत्त नहीं रहेगी।